हेलो बच्चों। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्नो इंजन के बारे में। जो हम लोगों ने पिछला डिस्कशन किया था उसके कंटिन्यूएशन में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि कार्नो इंजन क्या होता है। कार्नो इंजन एक आइडियल हीट इंजन है, एक आइडियल हीट इंजन जो कि काम करता है। जब उसको हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हम एक साइकिल बनाते हैं। तो साइकिल में कुछ इस तरह से होता है कि आपके पास अगर इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, तो आप एक एडियाबैटिक साइकिल बनाते हो। एडियाबैटिक साइकिल का मतलब उसका स्लोप कम होगा। सॉरी, एक आइसोथर्मल, इसको आइसोथर्मल कहेंगे। ये एक आइसोथर्मल होगा, इसका स्लोप कम होगा। फिर एक एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, ये आपका एडियाबैटिक है। फिर एक आइसोथर्मल होगा और फिर एक एडियाबैटिक होगा। तो इस तरह से ए से लेकर के बी, फिर सी और डी, इस तरह करते हुए आप एक पूरा साइकिल कंप्लीट करते हैं। इस तरह के साइकिल को कार्नो साइकिल कहते हैं। अब अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इनकी मैथमेटिक्स को भी हम यहाँ पर शामिल करना शुरू कर दें तो फिर हम यहाँ पर ये निकालेंगे कि एक मतलब लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा। मान लो कोई ये आइसोथर्मल टेम्परेचर T1 पे था, ये आइसोथर्मल टेम्परेचर T2 पे था, यहाँ हीट Q1 आई, यहाँ हीट Q2 रिजेक्ट हुई। ये सारी डिटेलिंग हम यहाँ पर कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको किया जा सकता है। लेकिन ना अगर उस चीज़ को करें और हम सीधे यहाँ पर ये लिखना चाहें कि हमारा जो ये कार्नो इंजन है जिसके लिए साइकिल आपने बनाया है, ये कितना काम करता है। भाई, किसी भी इंजन का क्या पर्पज़ है, किसी भी इंजन की स्टडी हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि उस इंजन से कितना कार्य हो रहा है, उस इंजन से वर्क डन कितना हो रहा है, ये हम निकालना चाहते हैं। और इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए एक पैरामीटर इस्तेमाल होता है, एफिशिएंसी। तो आप यहाँ पे लिखते हो कि द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़, द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़, हीट इंजन इज़, ये होता है ईटा 1 माइनस Q2/Q1। यानी कितनी हीट रिजेक्ट की गई, देखो यहाँ पर कितनी हीट रिजेक्ट की गई और कितनी हीट इंजन के द्वारा ली गई थी। तो इंजन ने अगर हीट ली Q1 और रिजेक्ट की Q2, तो इस फार्मूले से हम उसकी एफिशिएंसी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि इफ़ वी कंसीडर the mathematical if we consider the mathematical details of isothermal, mathematical details of isothermal and adiabatic processes, adiabatic processes कहाँ के? in the Carnot cycle, we may write a relation, हम एक रिलेशन लिख सकते हैं। इस रिलेशन को याद रखिएगा, we may write a relation for कार्नो इंजन। याद रखना, ये जो हम लिखने जा रहे हैं ये केवल कार्नो इंजन के लिए ही एक्सप्रेशन होगा, और वो एक्सप्रेशन होगा T1/T2 इज़ इक्वल टू Q1/Q2। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा रिलेशन है जो ये दिखा रहा है कि यहाँ देखो, टेम्परेचर T1 पर हीट गई Q1, टेम्परेचर T2 पर हीट रिजेक्ट हुई Q2। तो कार्नो साइकिल के लिए, कार्नो इंजन के लिए हमारा ये रिलेशन काम करता है। ये और किसी इंजन के लिए काम नहीं करेगा कि किसी भी इंजन के लिए आपने T1/T2 Q1/Q2 लिख दिया। ये खास तौर पर कार्नो इंजन के लिए लिखा जाने वाला रिलेशन है। तो आपके पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? सो वी मे ऑल्सो राइट, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1। ये हो गया।
ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो जहाँ ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 था, वहाँ अब आप लिख सकते हो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T1 T2 माइनस T1। इसको अच्छी तरह से कहीं अपने पास नोट कर लेना। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हम इसको आगे गाहे बगाहे जहाँ हमें आवश्यकता पड़ेगी हम इसको यूज करेंगे। ओके, चलिए अब हम आगे लिखते हैं कार्नो इंजन हो गया। अब हम लिखते हैं रेफ्रिजरेटर। कार्नो रेफ्रिजरेटर, कार्नो रेफ्रिजरेटर या सिंपली कार्नो या सिंपल रेफ्रिजरेटर। अच्छा देखो, ऐसा है कि जब हम कार्नो हीट इंजन पढ़ते हैं तो उसका उल्टा भी हम पढ़ सकते हैं। ये खास बात, ये खूबी है, ब्यूटी है कार्नो के पूरे साइकिल के कंसेप्ट की। कार्नो ने क्या कहा था? कार्नो ने कहा था कि हम एक ऐसा इंजन लें, एक ऐसा इंजन लें जिसमें पहली बार तो आइडियल गैस भरी हुई है, जो कि हम नॉर्मली नहीं पाते हैं। दूसरा है कि उसमें जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, यानी कि उसके कंपोनेंट के बीच में फ्रिक्शन जीरो है। अब फ्रिक्शन ही वो होता है जिससे एनर्जी का लॉस होता है, मतलब हमारे वो फिजूल खर्ची एक तरह समझ लो फ्रिक्शन। अब अगर आपने कहा कि हमारा सिस्टम है उसमें फ्रिक्शन ही नहीं है, तब तो बहुत अच्छा सिस्टम आपका है, आप उसमें किसी तरह का लॉस ही नहीं हो रहा है। तो सिस्टम को चाहे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, रिवर्स डायरेक्शन में चलाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे भाई, जब हमारा इंजन फ्रिक्शन से फ्री है, उसमें हर चीज़ आइडियल गैस बिहेवियर वाला काम कर रहा है, तो चाहे फॉरवर्ड चले चाहे बैकवर्ड चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही कार्नो के कॉन्सेप्ट की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि उनका इंजन जहाँ एक तरफ हॉट बॉडी से हीट ले करके कोल्ड बॉडी को भेजते हुए इंजन की तरह काम कर सकता है, वहीं उल्टा अगर काम करे, वो कोल्ड बॉडी से टेम्परेचर लेना शुरू कर दे, तो वो रेफ्रिजरेटर की तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखें, द मोस्ट ब्यूटीफुल aspect of the Carnot engine is that we can run, हम रन करा सकते हैं अगर हमें मिल जाए कार्नो इंजन। वी कैन रन द कार्नो इंजन या कंप्लीट सिस्टम जो भी है कार इंजन बैकवर्ड मतलब उल्टा बैकवर्ड चला सकते हैं। सो दैट, जिसकी वजह से क्या होगा, सो दैट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब जो हम पहले जो हम लोग इसमें कह रहे थे ना कि सबसे पहले आपने एक आइसोथर्मल प्रोसेस चलाया, फिर एडियाबैटिक चलाया, फिर आइसोथर्मल चलाया, फिर एडियाबैटिक चलाया, इसको हम पलट सकते हैं। सो दैट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स and their function are reversed। इससे सब कुछ उलट सकता है, सब रिवर्स हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो रिवर्स डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, तो हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, द कार्नो साइकिल working in the reverse direction will act as an ideal refrigerator। तो वो जब उल्टा काम करना शुरू करेगा तो वो रेफ्रिजरेटर की तरह से काम करेगा। अब होगा क्या, अब यहाँ पर ज़रा इसके बारे में लिख लें। इन रेफ्रिजरेटर द हीट इज एक्सट्रैक्टेड, खींची जाती है फ्रॉम द सिंक मतलब क्या होता है, कोल्ड बॉडी, कम टेम्परेचर की बॉडी है। सिंक एट
लोअर टेम्परेचर, जो लो टेम्परेचर पे है उसमें जो बची कुची हीट वो भी खींच ली जाती है, लोअर टेम्परेचर, और खींच के कहाँ भेजा जाता है, एंड ट्रांसफर्ड टू द हीट रिजर्वायर, जिसको कि हम कहते हैं हॉट बॉडी, हीट रिजर्वायर हॉट बॉडी। और हॉट बॉडी इसलिए हॉट है चूँकि वो हायर टेम्परेचर पे है, एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इन रेफ्रिजरेटर द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी एट द लोअर टेम्परेचर एंड ट्रांसफर टू द हीट रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर। भाई फ्रिज कैसे काम करता है, फ्रिज में आप यही तो काम करते हो ना। फ्रिज के अंदर आपने कोई सामान रखा और वो सामान जो भी था, सिर्फ मान लो पानी रखा, तो पानी के मॉलिक्यूल में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल गति करते रहते हैं। धीरे धीरे वो काइनेटिक एनर्जी जो फ्रिज है वो उसमें से खींचता रहता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी घटने की वजह से अब पानी के मॉलिक्यूल शांत होना शुरू हो जाते हैं और हम कहते हैं बर्फ़ जमने शुरू हो गई। तो बर्फ़ कैसे जम रही है, क्योंकि उसके अंदर की काइनेटिक एनर्जी या उसके अंदर का टेम्परेचर खींच लिया जा रहा है। अब फ्रिज उस हीट का क्या करेगा, डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो वो क्या करता है, फ्रिज के बाहर देखो हीट, पीछे हाथ लगाओगे अगर आप तो आपको गर्माहट महसूस होगी। तो वो क्या करता है, फ्रिज के अंदर वाले हिस्से से पानी की हीट निकाल करके उसको वो रूम के अंदर फेंक देता है जहाँ वो रखा हुआ है। तो इस तरह से हम रूम को हायर टेम्परेचर कह लें। तो हम ये देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर जो होता है वो ठंडी जगह जो पहले से थोड़ी ठंडी है उसमें से हीट निकालता है और गर्म जगहों को भेज देता है। अब एक चीज़ और देख सकते हैं, नॉर्मली हीट का प्रवाह कैसा होता है। नॉर्मली हीट का प्रवाह हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है ना। अगर बर्फ़ बाहर निकाल के रख दो थोड़ी देर में बर्फ़ क्यों पिघल जाती है, क्योंकि बर्फ़ को कमरे की हीट उसमें जा कर के उसको पिघलाना शुरू कर देती है। तो हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस कह लो या नेचुरल तरीके से कह लो, हीट का फ्लो जो होता है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर इसका उल्टा काम करता है। तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस या प्राकृतिक तरीके हैं, प्राकृतिक तरीक़ों से जो हीट का प्रवाह होता है, रेफ्रिजरेटर उसके उल्टा काम करता है, अप्राकृतिक तरह से समझ लो एक काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे लिखें, इसमें हम लिख सकते हैं द spontaneous flow of heat, the spontaneous flow of heat is from hot object to the कोल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, गर्म से ठंडी की तरफ बहती है। अब द रेफ्रिजरेटर क्या करता है, मेक्स द हीट फ्लो, रेफ्रिजरेटर मेक्स द हीट फ्लो against the direction of its spontaneous flow, that is from lower temperature to a higher टेम्परेचर वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो स्पॉन्टेनियस फ्लो, स्पॉन्टेनियस मतलब प्राकृतिक रूप से जो होता है उसके खिलाफ, यानी कि लोअर टेम्परेचर से ये हायर टेम्परेचर की तरफ एनर्जी को फ्लो कराता है। तो ये है। अब यहाँ पर क्या होता है, हम चाहेंगे ये कि हमारा फ्रिज ऐसा हो जो जल्दी से जल्दी ठंडा कर दे और कम से कम बिजली खाए। तो इसीलिए फ्रिज के लिए एफिशिएंसी की जगह पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड यूज होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर हीट इंजन का उल्टा होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे
for refrigerators, the coefficient of performance may define as कैसे डिफाइन करते हो, COP कितना हीट लो टेम्परेचर से किसी क्यों आप ऐसा करते हो, फ्रिज का इस्तेमाल क्यों करते हो, बॉडी को ठंडा करने के लिए करते हो ना, किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा करने के लिए करते हो, पानी को ठंडा करने के लिए करते हो, तो क्या करते हो, हीट एक्सट्रैक्ट करते हो लो टेम्परेचर से, जिसको कूल डाउन करना हो उसमें से हीट तुम खींचते हो। तो COP के लिए आप लिख दोगे हीट एक्सट्रैक्टेड कहाँ पे, एट लोअर टेम्परेचर, हीट एक्सट्रैक्टेड एट लोअर टेम्परेचर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू कूल डाउन, जिसको तुम्हें ठंडा करना है, उस जो लो टेम्परेचर पे है उसमें से तुम निकालते हो हीट को, और डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अरे भाई फ्रिज चलाने के लिए बिजली लगाते हो ना, बिजली खर्च होती है। अब सोचो 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई और 1 यूनिट बिजली में खाली टेम्परेचर घटा 10 डिग्री, तो आपने 30 डिग्री पानी बोतल, मान लो कमरे घर में 30 डिग्री बोतल पानी का टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो पानी गर्म, हल्का गर्म है ना, गर्मी में गर्म रहता है पानी। अब आपने उसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखा, फ्रिज आपने ऐसा लिया कि 1 यूनिट बिजली खा जा रहा है लेकिन खाली 10 डिग्री वो घटा रहा है, तो पता लगा कि एक बोतल का पानी 30 डिग्री से 0 डिग्री करने में, यानी उसको ठंडा बर्फ़ जमाने में 3 यूनिट बिजली खर्च हो गई। तो ये तो सही नहीं है। तो हम ये क्या चाहते हैं, हमारा परफॉर्मेंस ऐसा हो कि हम 1 यूनिट बिजली पूरे दिन में खर्चा, 24 घंटे में खाली फ्रिज हमारा 1 यूनिट बिजली खाए, और जितना पानी, सब्जी, शरबत, कोल्ड ड्रिंक जो हो सबका सब ठंडा रखे, बिल्कुल ना जमाए तो कम से कम उसको 10-12 डिग्री पे रखे। तो इसके लिए हम चाहते हैं लो इनपुट वर्क हो और हीट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करे ताकि जल्दी ठंडा कर सके। तो अब हम इसको कैसे सिंबॉलिकली दिखाते हैं, जरा देखिएगा इसको कैसे हम लोग डायग्रामेटिकली बनाते हैं। बनाने तरीका ये है कि हम एक सर्किल जनरली बनाते हैं। तो ये रेफ्रिजरेटर है, शॉर्ट में लिख दिया। एक हम बनाते हैं ऊपर T1 है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, और ये है T2 जो कि एक कूल ऑब्जेक्ट है। जनरली समझ लो ये हमारे पानी की बोतल, इसको ठंडा करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पानी की बोतल से Q2 हीट निकाली, और ऐसा करने के लिए हमने W वर्क डन हमको लेना, मतलब W हम पे वर्क डन हुआ, बिजली W वर्क की, फिर ये हीट और ये W ये दोनों मिल करके हमने कमरे के अंदर भेज दिए Q1 हीट। तो हॉट बॉडी कौन सा है, मान लो तुम्हारा कमरा है जहाँ फ्रिज रखा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है कि Q1 कितना होगा, जो हीट खींची थी वो, और जो वर्क डन हुआ है उसका भी तो वर्क भी तो हीट में कन्वर्ट हो जाती, तो दोनों मिला करके वो आपको हॉट रिजर्वायर की तरफ भेजना है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अगर यहाँ पर हम वर्क डन देखें, अब देखो यहाँ पर W देखो, W कितना होगा, Q1 माइनस Q2। जो वर्क इनपुट है इसकी जगह पे तो आप लिखो Q1 माइनस Q2, और कितना हीट खींचा है, तो देखो Q2 हीट खींचा है। तो यहाँ पे लिखोगे सो अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर आपने यहाँ बनाया है, सो अकॉर्डिंग टू फिगर W इज़ Q1 माइनस Q2 एंड हीट एक्सट्रैक्टेड कितना है, एंड हीट एक्सट्रैक्टेड है आपका Q2। सो COP कितना है, COP की वैल्यू हो जाएगी Q2 बाई W, यानी Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब ये रेफ्रिजरेटर है, कार्नो इंजन ही है जो उल्टी दिशा में काम कर रहा है। सो यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्सो एज फॉर कार्नो इंजन जो कि रिवर्सिबल भी काम कर सकता है, उल्टा भी काम कर सकता है, सीधा भी काम कर सकता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इज़ Q1 बाई Q2,
हैंस आप लिख सकते हो COP बराबर Q2 की जगह पे T2 T1 माइनस T2। चलो ये हो गया हमारा COP। तो एफिशिएंसी भी हमने डिफ़ाइन कर दी और COP भी डिफ़ाइन कर दी। और हम यहाँ पर हमेशा देखेंगे कि जो COP होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा। एफिशिएंसी हमेशा एक या एक से कम होती, एक होना तो आइडियल हो गया, एक से कम होती, और COP हमेशा एक से ज़्यादा होता। खुद ही देख लो यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है Q1 माइनस Q2 वो क्वांटिटी की होने की वजह से, उसके छोटा होने की वजह से आपका COP जो होगा वो हमेशा एक से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेना COP इज़ ऑलवेज मोर देन 1। COP इज़ ऑलवेज मोर देन 1। अच्छा, जब यहाँ लिख लो तो यहाँ लिख दो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, HE लिख दिया। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1। तो COP इज ऑलवेज मोर देन 1 और हीट इंजन का जो एफिशिएंसी है इट इज़ ऑलवेज मोर देन 1। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, अब इंजन इतना सब पढ़ लिए हैं, तो इंजन पढ़ने का हमने कारण क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि दो अप्रोच होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ को प्राप्त करने की। एक तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की अप्रोच है जो हम आगे पढ़ेंगे यूनिट में, एक हमारी थर्मल फिजिक्स की अप्रोच है जहाँ हम इंजन के रास्ते से जाते हैं। तो हमने इंजन पढ़ लिया, उसकी एफिशिएंसी पढ़ ली, हमने रेफ्रिजरेटर पढ़ लिया, उसका COP पढ़ लिया। अब ये सब जिस लिए पढ़ रहे थे आते हैं अपने मूल मकसद से, यानी कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करना है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, एक सवाल होता है, ऐसी क्या आवश्यकता आपको लगी कि जिसमें आपको लगा कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा या होना चाहिए? इस लॉ की आवश्यकता क्यों लगी? देखो भाई, सीधी सी बात है, जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं और हमें लगता है कि इसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करने के लिए फिर कुछ नियम होंगे ज़रूर। भाई दुनिया चल रही है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है तो नियमों के तहत ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं कभी भी कुछ भी हो जा रहा हो, कभी भी सूर्य उदय हुआ नहीं हुआ 6 दिन तक हुआ ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता। हर चीज़ बहुत रेगुलर तरीके से काम कर रही है दुनिया में। तो इसका मतलब है इस सब के होने के पीछे कुछ नियम काम कर रहे हैं। तो जो हीट के साथ था, हमने कहा हीट कोई बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसका एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में और एक हिस्सा W में खर्च हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो कहता है कि दी गई ऊर्जा कहाँ कहाँ कितनी कितनी खर्च होगी, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं कहता कि ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का फ्लो किस दिशा में होगा। ऊर्जा के फ्लो के साथ कोई इक्वेशन, कोई रूल है कि नहीं। कुछ चीज़ें तो हम साफ साफ देख रहे थे कि हीट अपने आप हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर जाती, तभी हमारी चाय ठंडी हो जाती है रखे रखे। लेकिन कौन से ऐसे कारण हैं कि इसका उल्टा नहीं हो सकता? क्या चीज़ है जिसकी वजह से इसका उल्टा होता नहीं देखते कि हम रख दे अपनी चाय थोड़ी देर तक और उबलने लगे? ऐसा नहीं होता है ना। हम देखते हैं कि हाथ को रगड़ते हैं तो हीट जनरेट होती है, लेकिन जहाँ हीट है वहाँ अपने आप वर्क नहीं जनरेट होता। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो हीट का मामला है ये एक दिशा में ज़्यादा है कि हॉट से कोल्ड में हुआ, लेकिन कोल्ड से हॉट में कुछ है जो रोक रहा है। वर्क से हीट में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हीट से अपने आप कुछ है जो वर्क होने में रोक रहा है। तो ये जो दिशा का मामला है ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिल नहीं रहा था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो को नहीं जज कर पा रहे थे। तो सवाल है कि फिर इसका मतलब कैसे जज होगा हीट फ्लो की डायरेक्शन को? कोई न कोई नियम तो जज करता होगा, तभी तो हम देखते हैं कि चाय हमारी ठंडी हो जा रही, लेकिन रखे रखे चाय ठंडी तो हो जाती, लेकिन रखे रखे चाय गर्म नहीं होती।
तो यानी कि कुछ है जो एक दिशा में तो हो रहा है लेकिन दूसरी दिशा में आने से रोक रहा है। जैसे वन वे होता है, वन वे में है कि आप जा सकते हो, मान लो आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आने के दौरान वहाँ पुलिस खड़ी रहेगी, वो आपको बुक कर देगी। तो कोई है ना नियम लगाने वाला, और कोई नियम बनाने वाला, कोई बताने वाला वहाँ पर है, तभी तो वो उसका पालन हो रहा है। तो इन्हीं सारी डिस्कशन के बाद लोगों को ये समझ में आ रहा था कि भाई एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से काम नहीं चलना है, यहाँ पर कुछ और नियम होंगे, कोई और नियम ज़रूर होगा। और फर्स्ट के बाद फिर सेकंड की बारी आती है, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात चल रही थी। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो थी उसके दो स्टेटमेंट है हमारे पास। एक स्टेटमेंट है लॉर्ड केल्विन और मैक्स प्लैंक का, ये वही क्वांटम वाले प्लैंक हैं, तो मैक्स प्लैंक का एक स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है क्लॉसियस थे, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे अपने समय के, उनका स्टेटमेंट है। और ये दोनों स्टेटमेंट बड़े ही ऑब्वियस से हैं, आज हमें ऑब्वियस लगते हैं लेकिन अपने ज़माने में बड़े ही इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट थे। तो जैसे केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं नो क्या कहते हैं, नो प्रोसेस इज पॉसिबल, no process is possible whose sole result is complete complete conversion of heat into वर्क। क्या मतलब है? ऐसा कोई इंजन, ऐसी कोई अभिक्रिया, ऐसी कोई ब्रह्मांड में क्रिया नहीं हो सकती जिसका कुल मिला के ऐसा काम हो कि वो जितनी हीट ले पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो ये स्टेटमेंट कहता है कि ऐसी कोई मशीन ही नहीं है जो जितनी हीट एब्जॉर्ब करे उसके 100% को वर्क में कन्वर्ट कर दे। तो अगर हम इसके ऊपर एक कमेंट लिखना चाहें तो आप यहाँ कमेंट लिख सकते हो कि दिस स्टेटमेंट सजेस्टेड दैट नो मशीन, कोई मशीन नहीं बनी है, नो मशीन इज़ पॉसिबल that just absorb the heat, जो खाली हीट को एब्जॉर्ब करे एंड प्रोड्यूस 100% हीट एंड प्रोड्यूस 100% वर्क फ्रॉम इट। ऐसी कोई मशीन दुनिया में नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते हैं कि हमने मान लीजिए आज 250 ग्राम खाना खाया, रोटी सब्जी हमने कुल मिला के 250 ग्राम खाया, तो हमने कहा कि भाई आज हमने मास कितना है 0.4 किलो हमने खाना खाया। तो अब E बराबर mc² फार्मूले से हम 0.4 × 3 × 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 1.2 × 10⁸ जूल ऊर्जा हमको मिल जाएगी ना। ऐसा नहीं होगा। ये तो खैर खाना खाने वाली बात, इसमें तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। अगर हम यहाँ पर ये सोचें कि हमने कोई ऐसा इंजन बना लिया, जैसे मान लो हमारे पास एक इंजन है, सुपर इंजन, आयरन मैन का इंजन है। अब ये आयरन मैन की कंपनी ने इंजन बनाया है, तो चाहे आयरन मैन बनाए चाहे हल्क बनाए, आप ऐसा इंजन नहीं बना सकते हो जो जितनी हीट ले, मान लो Q1 हीट ली तो इस पूरी की पूरी हीट को ये वर्क में कन्वर्ट कर दे और सिंक को, यानी एनवायरनमेंट को कुछ भी ना जाए। मतलब हम सोच रहे हैं कि हम ऐसे मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं जिसमें जितना पेट्रोल डाला उसने पेट्रोल का धुआं सब कुछ उसने एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसके साइलेंसर से एक परमाणु भी गैस की, पेट्रोल की जो जली हुई गैस सल्फर ऑक्साइड मोनो होते हैं, ये सब कुछ नहीं निकली। तो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है।
हाँ, हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ सकते हैं, बट दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये केल्विन का स्टेटमेंट एक तरह से हमारे सामने ये बताता है कि आप दुनिया का सबसे अच्छा इंजन भी अगर बनाओगे तो वो इतना अच्छा नहीं हो सकता कि जितनी हीट वो ले वो सबको 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 वर्क में कन्वर्ट कर दे। ये हो गया। अब क्लाउसियस क्या कहते हैं? क्लाउसियस इसी बात को दूसरी तरह से कहते हैं, और क्लाउसियस बड़ी ही साधारण सी बात कहते हैं जो कि हम लोग आम जीवन में देख भी रहे होते हैं, लेकिन उसको थोड़ा जनरलाइज कर देते हैं। तो क्लाउसियस स्टेटमेंट कहते हैं कि नो प्रोसेस इज पॉसिबल, नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is the transfer of whose sole result is the transfer of heat from body at a lower temperature to a body at a higher temperature। मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई दुनिया में प्रोसेस नहीं हो सकता जिसका केवल सोल रिजल्ट, मतलब जिससे खाली एक ही काम हो पाए, जिसका कुल मिला के एक काम हो, और वो काम ये है कि हीट को वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ भेज दे। ऐसा नहीं हो सकता। तो हम एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसका खाली एक ही पर्पज़ हो, एक ही काम हो कि वो लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में बॉडी को टेम्परेचर को हीट को फ्लो करा दे बिना किसी बाहरी सपोर्ट के। अब यहाँ सोल रिजल्ट का मतलब यही होता है कि बिना किसी बाहरी सपोर्ट के। लेकिन तो फ्रिज क्या करता है? फ्रिज लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो कराता है, लेकिन इस दौरान वो बाहर से जो है कंप्रेसर का इस्तेमाल करता है, बिजली से चलने वाले इंजन इस्तेमाल होते हैं, तभी तो फ्रिज काम करता है। तो क्लाउसियस का स्टेटमेंट ये है कि हम ऐसी कोई प्रोसेस या ऐसा कोई मशीन नहीं बना सकते जिसका सोल पर्पज़ ये हो, यानी बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के लगाए हुए, जिससे हम हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो करा दे लो टेम्परेचर से। ऐसा नहीं हो सकता। और वहीं केल्विन कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते जो 100% जितनी भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा हो वो सारी की सारी हीट को वर्क में ट्रांसफ़र कर दे। ऐसा कर सकने लायक हम इंजन नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर अगर इसको दिखाना चाहें, इसको जैसे यहाँ डायग्राम दिखाया है, तो ज़रा हम यहीं पर इसका डायग्राम दिखा देते हैं। इसका डायग्राम यहीं दिखा देते हैं। तो मान लो आपके पास एक टेम्परेचर T है, एक इंजन E है और एक टेम्परेचर T2 है। तो हमारा हीट इंजन ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ हीट Q2 ले और कुछ हीट Q1 सोर्स को ट्रांसफ़र कर दे और इस दौरान आप इसमें कुछ ना करें। अपने आप तो ये नहीं होने वाला है। खुद ही ले आओ। सोचो फ्रिज तुम ले आए, तुम दुकान से फ्रिज खरीद के ले आए, उसमें बिजली कनेक्शन है ही नहीं, उसमें पोर्ट ही नहीं है, उसमें स्विच ही नहीं है, और बस खाली आप दरवाज़ा खोलो, अंदर पानी रखो बोतल, और 1 घंटे बाद उसमें से बर्फ़ निकाल लो। ऐसी कोई फ्रिज नहीं बना सकते हम जो सीधे खाली लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट को फ्लो कराए और आप कुछ भी ना उसमें बाहर से कुछ ना एफर्ट करें। तो इस प्रकार से हमारे पास केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लाउसियस स्टेटमेंट, 2 तरह के स्टेटमेंट हमारे पास रहते हैं। अब इनकी प्रूफ करने की बात आती है कि भैया इसको प्रूफ करो कि भाई ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक बार ये भी प्रूफ करने को कहते हैं कि ये सिद्ध करिए कि ये 2 स्टेटमेंट एक ही बात को कह रहे हैं। 2 लोगों ने जो चीज़ें, आप 2 चीज़ें बता रहे हो ना, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कह रहे हो, एक आप क्लाउसियस स्टेटमेंट कह रहे हो, तो आप ये प्रूफ करो कि दोनों चीज़ें एक ही बात है, दोनों वैज्ञानिक, दोनों लोग एक ही चीज़ कह रहे हैं। तो इसको कहा जाता है कि इन दोनों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट प्रूफ करो। अभी हम क्या करेंगे, वो तो डेरिवेशन का हिस्सा है और वो डेरिवेशन हम अभी इस दौरान नहीं लिखेंगे।
वो डेरिवेशन को हम अलग से आपको करवा देंगे, इसी में हम करवा देंगे। आप जिसको इंटरेस्ट हो, वो डेरिवेशन करना चाह रहे हो, वो उस डेरिवेशन को देख लीजिएगा, लेकिन अभी इस फ्लो में हम उसको नहीं करा रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। अब यहाँ पर कार्नो थ्योरम है, कार्नो थ्योरम है। कार्नो थ्योरम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पावरफुल थ्योरम है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये भी एक अलग तरह से कहने का स्टेटमेंट इसका भी है। अब ये कार्नो थ्योरम ये कहती है कि जैसे मान लो, ज़रा समझ लो, जैसे मान लो हमारे पास एक टेम्परेचर T1 है, ठीक है, एक टेम्परेचर T2 है। T2 कोल्ड टेम्परेचर है, T1 हॉट टेम्परेचर है। आपने यहाँ एक इंजन लगाया 1, एक इंजन लगाया 2, एक इंजन लगाया है कार्नो का, कार्नो इंजन है। अच्छा, इंजन 1 जो है वो क्या करता है, मान लो यहाँ से Q1 हीट लेता है और यहाँ Q2 हीट देता है, और वर्क जो होता है वो परफॉर्म करता है Q1 माइनस Q2। इंजन नंबर 2 क्या है, वो Q2 हीट लेता है, मतलब Q3 हीट लेता है, कोई Q3 है, और Q4 हीट भेजता है और वर्क डन करता है Q3 माइनस Q2। C जो है वो Q1 डैश एनर्जी लेता है, हीट लेता है, Q2 डैश भेजता है और वर्क करता है Q1 माइनस Q2 डैश। तो 3 इंजन है हमारे पास, एक ही टेम्परेचर हाई पर और एक ही टेम्परेचर लो पे के बीच में काम कर रहे हैं। अब कार्नो कहते हैं कि इंजन नंबर 1 और इंजन नंबर 2 साधारण इंजन है। साधारण इंजन होने का मतलब है इनके अंदर आइडियल गैस नहीं होगी, इनके अंदर फ्रिक्शन की प्रॉब्लम होगी। तो इन सब प्रॉब्लम की वजह से ये केवल हीट इंजन की तरह काम कर सकते हैं, ये रिवर्स नहीं हो सकते। कार्नो का इंजन ऐसा है, जब चाहो वो हीट इंजन की तरह काम करे, जब चाहे वो रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर सकता है। जैसे आप सोचो कि आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल से आप खाली आगे बढ़ सकते हो, आप बैक गियर नहीं होता, मोटरसाइकिल में बैक गियर नहीं होता, तो उसमें बैक गियर मतलब मोटरसाइकिल में कुछ नहीं जिससे कि आप बैक हो जाओ, हाथ पैर से धक्का देके हो जाओ, अलग बात है। कार में क्या होता है, कार में दोनों होते हैं। कार में अंदर ही गियर होता है जिसको पुल करके आप आगे बढ़ सकते हो, और उसी को ही अलग डायरेक्शन में पुल करके पीछे जा सकते हो। तो कार्नो इंजन समझ लो कार जैसा है, एक स्थिति में वो हीट इंजन की तरह भी काम कर सकता है और एक स्थिति में वो उल्टा यानी रेफ्रिजरेटर की तरह से काम कर सकता है। तो उसको कार्नो इंजन को हम रिवर्सिबल इंजन कहते हैं। मतलब कार्नो इंजन ही रिवर्सिबल इंजन है। कभी आप रिवर्सिबल कह रहे हो तो इसका मतलब आप कार्नो की बात कर रहे हो। तो कार्नो इंजन जो होता है रिवर्सिबल है। तो कार्नो थ्योरम ये कहती है अगर दो टेम्परेचर के बीच में, सेम टेम्परेचर के बीच में कार्नो इंजन काम कर रहा है जो कि एक रिवर्सिबल इंजन है, तो उसकी दक्षता जो होगी वो बाकी के सारे इंजनों से ज़्यादा होगी। जैसे इंजन नंबर 1 है, इंजन नंबर 2 है, तो जो कार्नो इंजन है उसकी दक्षता बाकी सारे इंजनों से हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो कार्नो इंजन है, जो कि वो रिवर्सिबल नेचर का है, जो कि वो दोनों दिशाओं में काम कर सकता है। इसी वजह से वो दोनों तरफ चलने की क्षमता की वजह से उसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। वैसे भी सोच लो, एक ऐसा इंजन है जिसमें वर्किंग सब्सटेंस क्या है, नॉर्मल मटेरियल है, नॉर्मल आइडियल गैस है जिसके अंदर फ्रिक्शन नहीं है। अब आइडियल गैस होने की वजह से बहुत सारे दिक्कतें वहाँ दूर हो गई। फ्रिक्शन ना होने की वजह से जो एनर्जी का लॉस होने वाली दिक्कत थी वहाँ दूर हो गई। अब जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो लॉस कहाँ जाएगा? अगर एनर्जी लॉस नहीं कर रही है तो लॉस ना होने वाली एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रही होगी, और वर्क में कन्वर्ट होने से उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इस तरह से लॉजिकली भी हम इसको सोच सकते हैं। तो ज़रा इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट ऐसा है कुछ कि ऑल हीट इंजन्स working all heat engines working between the same constant temperature limits, the heat engine working between the same constant temperature limits, comma, the reversible
इंजन, और रिवर्सिबल इंजन कौन है? कार्नो ही तो है, कार्नो इंजन। द रिवर्सिबल इंजन या कार्नो इंजन हैज़ द maximum efficiency. So all the heat engine working between the same constant temperature limit, the reversible engine has the maximum efficiency. तो इस स्टेटमेंट का है कि अगर बहुत सारे इंजन काम कर रहे हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी का कौन होगा? कार्नो इंजन होगा, बशर्ते सबका टेम्परेचर सेम हो। अब आपने किसी का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा कर लिया, किसी का कम कर लिया, और फिर दिखा दिया कि देखो हमारा नॉर्मल इंजन है लेकिन कार्नो इंजन से ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आप टेम्परेचर ना चेंज करो, टेम्परेचर बराबर रखो, सारे इंजन सेम टेम्परेचर रेंज में काम करें, T1 T2 की वैल्यू सबके लिए सेम रखोगे, तब पाओगे कि उनमें जो सबसे एफिशिएंट इंजन है वो कौन सा है? कार्नो इंजन है। तो कार्नो इंजन कार्नो इंजन रिवर्सिबल नेचर का होता है। तो अगर हम इसको ऐसे कहना चाहें, ऐसे लिख सकते हो, इफ एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन यानी कि रिवर्सिबल इंजन, कार्नो इंजन यानी रिवर्सिबल इंजन इज ईटा आर एंड दैट ऑफ नॉर्मल इंजन। नॉर्मल इंजन कौन होते हैं? नॉर्मल इंजन यानी कि इरिवर्सिबल इंजन, efficiency of Carnot engine is eta R and Carnot is AI, then eta I is less than eta R, यानी efficiency of reversible, देख रहे हो ना, यहाँ पर दिख रहा है कि efficiency of reversible is more than efficiency of irreversible, eta R is more than ईटा आई। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट क्या, पूरी थ्योरम है जिसको हम कार्नो थ्योरम कहते हैं। अगेन इसके लिए भी आप कह सकते हो कि रिक्वायर्ड है डेरिवेशन, बट फ़िलहाल अभी हम ये दो इसको रिजल्ट के रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, सो ये हो गया इंजन और इंजन से जुड़ी हुई जो दो थ्योरम है और जो उसके प्रूफ हैं। अगला हमारा जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, उसमें हम लोग बात करेंगे एंट्रोपी की। क्लॉसियस का सिद्धांत है, क्लॉसियस का अपना तरीका है कहने का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कई बार क्या होता है, कार्नो थ्योरम को ही हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। ये भी कुछ लिटरेचर इसको भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कार्नो का जो वर्जन है उसके रूप में कहते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कई तरीक़ों से कहा गया है। क्लॉसियस ने अलग कहा, स्टेटमेंट दिया, केल्विन प्लांक ने फिर अलग स्टेटमेंट दिया, फिर कार्नो ने अपने इंजन के रूप में उसका स्टेटमेंट दिया, फिर क्लॉसियस ने आगे जा कर के एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया। तो जब एंट्रोपी कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया तो उन्होंने एंट्रोपी डिफ़ाइन की रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जब एंट्रोपी को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डिफ़ाइन किया गया तो उसके टर्म में भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन किया गया। तो इस तरह से हम पाते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कई तरीके से एक्सप्लेनेशन में हमारे सामने आता है। ओके, चलिए फिर आगे जब क्लॉसियस का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो फिर हम इसके बारे में जानेंगे कि कैसे क्लॉसियस ने इसको स्टेट किया था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।